नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को इंग्लिश में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है सीखने का। इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे, जैसे कि सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। ये सभी वो कंसेप्ट हैं जो कि स्किनर की क्रियाप्रसूत अनुबंधन से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में ये खूब पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट, डीएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो ना, आपको बार बार इन पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, आप उसको 100% सही करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं साथ के साथ आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी देने वाला हूं, जिससे कि आप क्या है इसको बार बार पढ़ भी सकते हैं। दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस पीडीएफ को फ्री में एक्सेस कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की, जिन्होंने कि स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना याद, क्योंकि देखिए इन पर भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें बीएफ स्किनर की, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। आपको पता होगा कि मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद हो गया, ठीक है, व्यवहारवाद हो गया, गेस्टॉल्टवाद हो गया। ये बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं और उन्हीं में से एक होता है व्यवहारवाद। तो जो बीएफ स्किनर थे, ये अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका संबंध व्यवहारवाद से था। इसके अलावा इनकी किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। और शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो खैर, शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट पर मैं इस वीडियो में तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो आपको शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी स्किनर की क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से ये सीखने से संबंधित है, कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है। और सीखने की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीखने का अर्थ है व्यवहार सीखने से, ठीक है। व्यवहार को सीखने से, ज्ञान अर्जन करने से नहीं है, व्यवहार को सीखने से है। और स्किनर क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है उसको पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करके सीखा जाता है, ठीक है। कोई हम व्यवहार है तो उसको हम पुरस्कार या दंड के माध्यम से मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं, उस व्यवहार को सिखा भी सकते हैं, और या फिर हम उस व्यवहार को कम भी कर सकते हैं अगर वो गलत है तो। लेकिन किसका इस्तेमाल करते हैं? पुरस्कार और दंड का। ये इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण जो निचोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो क्रियाप्रसूत अनुबंधन है, ये एक प्रकार का सीखने का तरीका है, जिसमें व्यक्ति या जानवर अपने कार्यों के परिणामों के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मान के चलिए मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, और स्कूल अगर मैं टाइम पर पहुँचता हूँ, तो उससे हो सकता है कि मेरी टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगी। और इसका अर्थ क्या है कि स्कूल जाना एक अच्छा कार्य है, एक अच्छा व्यवहार है, और उसका परिणाम क्या है? सुखद। समय पर स्कूल जाने का जो परिणाम है वो है सुखद, और इस वजह से मैं उस व्यवहार को बार बार दोहराऊंगा। लेकिन अगर मैं स्कूल लेट जाता हूँ, तो मेरा जो ये व्यवहार है ये गलत है, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ सकती है। तो कार्य करने से क्या परिणाम मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं लेट आता हूँ और उसके बावजूद भी मुझे चॉकलेट दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैं इसी व्यवहार को बार बार दोहराऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, नहीं करता कोई भी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी कार्य को करने पर जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, वो तय करता है कि हम उस चीज़ को सीखेंगे या उस चीज़ को भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो ये सिद्धांत है ये मुख्य रूप से थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने एक प्रभाव का नियम दिया था, जो कि काफ़ी हद तक यही है। प्रभाव मतलब किसी कार्य को करने से जो परिणाम प्राप्त हुआ उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन, पूरे महीने किसी कंपनी के लिए दिन रात काम करता है, और अंत में उसको सैलरी के साथ साथ कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो उसकी जो मेहनत है उसका उसे क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है उसके बदले। और फिर वो व्यक्ति अगले महीने भी उसी व्यवहार को दोहराएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो बॉस है वो उसको डांटता है, उसकी 1-2 दिन की सैलरी काट लेता है, कभी कभार वो लेट आ गया तो कुछ इस प्रकार से उसके द्वारा की गई मेहनत को नकार देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उस व्यक्ति
के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? वो सोचेगा कि यार मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत, जब मेरा बॉस मेरे काम को देख ही नहीं रहा, अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ? तो ये प्रभाव का नियम है जो बताता है, और इसी के आधार पे स्किनर ने ये बातें दी थी। चलिए, अब यहाँ पे वही बात है कि यदि कोई व्यवहार सकारात्मक परिणाम देता है तो वह व्यवहार दोहराया जाता है, बिल्कुल, और यदि कोई व्यवहार नकारात्मक परिणाम देता है तो वह व्यवहार कम हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इस थ्योरी के कुछ नाम मैं दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आपको क्रिया प्रसूत यही शब्द मिले सुनने को, आपको इसके वैकल्पिक शब्द भी मिल सकते हैं, जैसे कि साधनात्मक अनुबंधन, ये भी मिल सकता है, टाइप आर अनुबंधन, टाइप आर कंडीशनिंग भी इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा इंग्लिश वर्ड भी एक दो याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसी को कहते हैं, या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये भी इसी का नाम है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पूरी प्रकार तरह से प्रभाव पर ही आधारित है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव या तो सुखद होगा या दुखद होगा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी बच्चे को या तो पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन मतलब उसको पुरस्कार मिलेगा या कुछ गिफ्ट मिलेगा या उसको अप्रिशिएट, तारीफ की जाएगी उसकी, ठीक है, ये तो सुखद परिणाम होगा। या फिर दंड दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि उसको कोई सजा दे दी जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो यही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं इस सिद्धांत के, और यही बताते हैं कि कोई व्यवहार किस प्रकार से सीखा जाएगा या किस प्रकार से उस व्यवहार को भुलाया जाएगा। अगर हम बात करें सकारात्मक पुनर्बलन की या नकारात्मक पुनर्बलन की, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं, लेकिन ध्यान से इसको समझिएगा। इसके बाद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ऐसा ना कि आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया और फिर आपको दोबारा से इस वीडियो को देखना पड़ रहा है, ऐसा मत करिए। देखिए, पुनर्बलन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको हम पुनर्बलन कहते हैं। और दंड मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, सजा देना किसी चीज़ के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि पुनर्बलन यानी कि आप किसी की तारीफ करेंगे तो क्यों करेंगे? ताकि वो व्यक्ति उस व्यवहार को बढ़ाए। तो व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ही पुनर्बलन का इस्तेमाल होता है। वहीं दंड का इस्तेमाल क्यों होता है? व्यवहार को कम करने के लिए। किस लिए होता है? व्यवहार को कम करने के लिए। अब पुनर्बलन दिया जा रहा है तो सही व्यवहार होगा, तभी तो हम उसको बढ़ावा देंगे, सीधी सी बात है। और अगर दंड दिया जा रहा है तो जरूर कोई गलत व्यवहार उसके द्वारा, बच्चे के द्वारा किया गया होगा, तभी उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बात जरूर समझ गए होंगे कि पुनर्बलन चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उस सही व्यवहार को हमेशा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और दंड हो तो वो हमेशा गलत व्यवहार को कम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप समझ जाइए, बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन में हम हमेशा बच्चे को कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कुछ तारीफ कर देते हैं बच्चे की, तो वो बच्चे के व्यवहार को बढ़ावा देती है। वहीं नकारात्मक पुनर्बलन में हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बच्चे के सामने शुरुआत में रखते हैं जो बच्चे को परेशान करती है, और फिर उस बच्चे को सही व्यवहार करने के शर्त पे उस चीज़ को हम हटा लेते हैं। अभी आप घबराइए मत, अभी सिर्फ सुनिए। आगे मैं ना एग्जाम्पल के साथ चीज़ें समझाऊंगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना आपको, ठीक है। देखिए, अब हम आते हैं दंड पे, यानी कि सजा। अब सजा दिया जा रहा है तो सकारात्मक दंड का क्या अर्थ है? यहाँ पे अर्थ ये है कि हम बच्चे को सीधा सीधा पनिशमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा समय से नहीं आ रहा तो हमने बच्चे को सीधे सीधे डांट दिया, तो ये क्या है? ये सकारात्मक दंड है। नकारात्मक दंड क्या होता है कि कोई चीज़ बच्चे को पसंद है, वो बच्चे से आपने ले ली क्योंकि बच्चे ने कोई गलत व्यवहार किया था, तो ये क्या है? ये नकारात्मक दंड है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन एग्जाम्पल में भी हम स्किनर के द्वारा किए गए चूहे पर प्रयोग, इसको साथ लेकर चलेंगे, उसको भी समझेंगे और साथ के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे और फिर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। स्किनर ने चूहे पर बहुत सारे प्रयोग किए थे, मतलब अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए थे, और उस प्रयोग के आधार पर ही ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ कि स्किनर बॉक्स क्या है, उसके बाद हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन को। स्किनर बॉक्स एक खास प्रकार का बॉक्स है जिसमें कि एक चूहे को रखा जाता है। अक्सर इस चूहे को भूखा रखा जाता है ताकि खाने के लालच में ये कुछ प्रयास करे, कुछ काम करे। अब जिस बॉक्स में इसको रखा जाता है, एक खास प्रकार का बॉक्स है, और इसीलिए इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्किनर ने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, ठीक है। नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे जो फर्श है, ये फर्श एक खास प्रकार की फर्श है जिसपे कि ये रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा होल टाइप में कह लीजिए, और ये कुछ लीवर है, एक मिनट रुकिए, ये जो है ये एक लीवर है। इस लीवर को दबाने से क्या होता है कि खाना यहाँ से इस यहाँ चूहे को दिया जाता है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझिए होता क्या है। शुरुआत में सकारात्मक पुनर्बलन को समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि स्किनर क्या करते हैं, इस चूहे को भूखा रखते हैं, और चूहे को क्या करना होता है कि अगर उसको खाना चाहिए तो उसको पहले लीवर को दबाना पड़ेगा। लीवर को तो भाई वो कैसे दबाएगा, उसको क्या पता कि लीवर को दबाने से खाना मिलेगा। तो चूहा क्या करता है, पहले इधर उधर बहुत हाथ पैर मारता है, सोचता है कि भाई कुछ मिल जाए खाने को, ढूंढता है, और ऐसे करते करते अचानक से संयोगवश उसका हाथ जो है इस लीवर पे पड़ जाता है, और जैसे उसका हाथ लीवर पे पड़ता है, यहाँ से खाने की टैबलेट इस चूहे को दे दी जाती है। अब ये चीज़ एक बार दोहराई, दो बार दोहराई, तीन बार दोहराई, चार बार दोहराई, और जब बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है तो चूहा इस बात को समझ जाता है कि लीवर को दबाऊंगा ना तो मुझे खाना दे दिया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे ये चूहा भूखा है और इसको हम कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं, और वो क्या कार्य है, लीवर दबाना। लीवर दबाना एक सही कार्य है मान के चलिए, और अगर ये सही कार्य करता है मतलब लीवर को दबाता है, तभी इसको खाना दिया जाता है। तो खाना जो दिया जा रहा है एक तरीके से ये पुरस्कार है, और यहाँ पे जब भी चूहा सही कार्य करता है तो उसको एक पुरस्कार के रूप में भोजन दिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल से चूहे पर जो प्रयोग किया जाता है उससे तो आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई बच्चा है, वो होमवर्क करके आता है, और होमवर्क करके आने पर उसको डेली चॉकलेट दे दिया जाता है ना, नियमित रूप से उसको चॉकलेट दिया जाता है। मतलब आज होमवर्क किया, कल किया, परसों किया, इस प्रकार से वो डेली होमवर्क कर लेता है टाइम पे, और उसको होमवर्क पूरा करने पर एक चॉकलेट दे दिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई होमवर्क पूरा करने पे चॉकलेट मिलता है, तो ये एक प्रकार का सकारात्मक पुनर्बलन होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा इस उम्मीद में कि भाई मुझे चॉकलेट मिलेगा, वो काम पूरा करता है, और जैसे ही काम पूरा करता है आप उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सकारात्मक पुनर्बलन। अब हम आते हैं नकारात्मक पुनर्बलन पे। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है कि भाई कोई अप्रिय चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं है, पसंद नहीं है, उसी को हटा लो, उसको हटा लो, तब भी एक तरीके से वो सुखद अनुभूति देती है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें, चूहे पर जो प्रयोग किया गया था, अब स्किनर ने कुछ चेंजेस किए, इस चूहे पर दोबारा से प्रयोग किया, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। क्या थे वो बदलाव, यहाँ पर जो आपको नीचे फर्श पे मैंने कहा था ना रॉड्स लगे हुए, इन रॉड्स में ना इलेक्ट्रिक करंट्स होते थे। क्या होते थे, इलेक्ट्रिक करंट्स होते थे, और ये इलेक्ट्रिक करंट इतने ज़्यादा नहीं थे कि चूहा मर जाएगा, बिल्कुल हल्की बिजली का झटका देने वाला फर्श पर रखा था। ठीक है, हल्के हल्का उसको झटका लगता था। अब होता क्या था कि भाई चूहा जब तक फर्श पे खड़ा रहेगा उसको झटका लगेगा, लेकिन जैसे ही चूहा लीवर को दबाएगा तो झटका बंद हो जाएगा। क्या होगा, झटका बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वापस से उसको छोड़ देगा फिर से उसको करंट लगेगा। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे खाना नहीं दिया जा रहा। अगर भोजन दिया जाता तो पुरस्कार हो जाता ना। यहाँ पे तो एक तरीके से अप्रिय चीज़ है। अप्रिय चीज़ मतलब जो ये बिजली के झटके हैं ये इसको पसंद नहीं है चूहे को, और ये अप्रिय है। तो यहाँ पे क्या है कि चूहे को इस अप्रिय स्थिति में रखा गया, और जैसे ही वो लीवर को दबाता है इस करंट को बंद कर दिया जाता है, यानी कि चूहे को सुखद अनुभूति होती है। तो एक तरीके से ये भी क्या है, ये भी पुनर्बलन है कि भाई इस स्थिति से बचने के लिए वो इस व्यवहार को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पुनर्बलन तो है, लेकिन ये किस प्रकार का है, ये नकारात्मक है। यहाँ पे सजा नहीं दी जा रही है चूहे को, यहाँ पे चूहे को इस व्यवहार को सिखाने के लिए कि लीवर दबाना है, इस व्यवहार को सिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल होगा। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो देखिए, अगर कोई बालक मान के चलिए इसलिए पढ़ाई कर रहा है ताकि उसको उसके माता पिता से डांट ना पड़े, तो इसका मतलब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है, और वो पढ़ाई को जारी रखेगा। होता है ना अक्सर छोटे बच्चे इसलिए होमवर्क कर लेते हैं तो भाई डांट पड़ेगी मम्मी से पापा से, तो ऐसा होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम होमवर्क करते हैं। होमवर्क करना एक अच्छा व्यवहार है, और उसको हम बढ़ावा भी देते हैं, कैसे, डांट से बच करके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया नकारात्मक पुनर्बलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सकारात्मक दंड। अब यहाँ पे सजा दी जाएगी, और सजा क्यों दी जाएगी, क्योंकि भाई हमें किसी व्यवहार को कम करना है। उदाहरण के लिए मान के चलिए इस चूहे को लिवर दबाने का जो व्यवहार है वो विकसित हो गया है कि भाई वो लिवर दबा लेता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सजा देंगे। सजा कैसे देंगे, हम ये सजा दे करके इसके इस व्यवहार को कम करेंगे कि भाई वो लिवर दबाने वाला जो उसका काम है उसको बंद कर दे। कैसे,
देखिए अब जो स्किनर है वो क्या करते हैं कि जैसे ही ये चूहा इस लीवर को दबाएगा, जब चूहा दबाएगा तो उसे हल्का करंट लगेगा, लीवर को दबाने पर करंट लगेगा, और जैसे ही लीवर को दबाने पर करंट लगेगा चूहा लीवर को नहीं दबाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया कब दोहराई गई है? ये प्रक्रिया तब दोहराई गई है जब चूहे ने लीवर को दबाना सीख लिया है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, लीवर को दबाना सीख लिया है, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को किया गया जहाँ पे लीवर दबाने पे अब करंट का झटका उसको लीवर से लग रहा है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो लीवर दबाना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या एग्जाम्पल है कि भाई सजा दी गई। सजा कैसे दी गई? करंट के रूप में दी गई, और चूहे का जो व्यवहार था लीवर को दबाने का उसको कम किया गया। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो जैसे स्कूल में देर से आने पर बच्चे को सजा दी जाती है कि भाई बच्चा देर से आ रहा है, उसको सजा दी गई, जिससे वह समय पर आना सीखता है। अगर आप बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो वो समय पर आना सीख जाएगा, तथा देर से आने के व्यवहार को कम करता है। ठीक है, हालांकि ये पनिशमेंट देखिए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे, फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ना ऐसा। देखिए हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तो हमारे साथ तो होता ही था कि भाई हम लेट आए तो हमें सजा ग्राउंड में पूरे दिन खड़ा रखना हो गया, या 2 चक्कर लगवाने हो गए ग्राउंड के, तो इस प्रकार से क्या सज़ा दी जाती थी, जिससे कि हम फिर कोशिश करते थे कि नहीं यार टाइम पर जाना पड़ेगा, लेट जाने पे तो हमें सज़ा दी जाती है। तो ये एक सकारात्मक दंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नकारात्मक दंड। अब नकारात्मक दंड का मतलब क्या है? ये बच्चे को सज़ा तो दी जा रही है, लेकिन कैसे दी जा रही है? उसकी कोई प्यारी चीज़, उसकी कोई अच्छी चीज़ उससे छीन ली गई या हटा ली गई। तो यहाँ पे प्रिय चीज को हटाकर गलत व्यवहार को कम करना, जैसे कि चूहा लीवर को दबाना सीख गया है। ठीक है, तो वो क्या है कि चूहा बार बार यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर चूहा बार बार गलत तरीके से बॉक्स में घूम रहा है, तो स्किनर ने क्या किया? खाना ही देना बंद कर दिया, क्योंकि खाना उसकी प्रिय चीज़ थी ना, उसको भूख लगती थी, खाना खाता था, तो खाना प्रिय है उसके लिए। तो चूहा जब इधर उधर घूमेगा खाम खा, तो उसको खाना देना बंद कर दिया। तो इससे चूहे ने गलत व्यवहार, मतलब बिना कारण इधर उधर घूमना छोड़ दिया, और सिर्फ सही समय पर लीवर दबाने पर ध्यान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था कि भाई प्रिय चीज खाना देना ही बंद कर दिया। इससे नकारात्मक दंड हम समझ सकते हैं। अगला देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीनता दिखाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, परेशान करता रहता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को कहेंगे कि ठीक है, खेल के पीरियड से तुमको हटा दिया जाएगा, मतलब जब भी गेम्स का पीरियड होगा तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम पूरी क्लास को परेशान करते हो, पूरी क्लास को तंग करते हो। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही गेम्स का पीरियड होगा उस बच्चे को नहीं खेलने देंगे। तो इससे क्या होगा? अब इसके बच्चे के मन में आएगा, यार मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है खेलने में, और टीचर मुझे खेलने नहीं दे रहे क्योंकि मैंने पूरी क्लास में बच्चों को परेशान किया। तो हो सकता है वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि सर इस बार खेलने दीजिए, मैं अगली बार से ये चीज़ नहीं करूँगा, और हो सकता है वो ना करे। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर वो अनुशासन में रहने की कोशिश करेगा अब आगे से। तो ये एक नकारात्मक दंड का एग्जाम्पल है, जहाँ पे बच्चे को अनुशासनहीनता दिखाने पर उसको खेल के पीरियड से वंचित कर दिया गया। अब बच्चा अगली बार गेम्स में जाना चाहता है तो उसको भाई अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो जो उसकी प्रिय चीज़ थी ना, खेल, वही उससे छीन ली गई। तो ये एग्जाम्पल है नकारात्मक दंड का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो है पुनर्बलन की अनुसूचियाँ, यानी कि शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि वीडियो लंबी बन जाएगी अगर मैंने अभी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि भाई पुनर्बलन की अनुसूचियाँ क्या होती हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को बताइए कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।